आवाज आ रही मेरी? नो नो नहीं नो ना, अरे हुआ नहीं ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा आया था ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ था 25 सर। 26 डालें, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम किसे बोलते हैं सबसे पहले तो ये समझ लें कौन सा पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम है। देखिए, अगर किसी रिजिड बॉडी को, अगर आप किसी रिजिड बॉडी को किसी पॉइंट से टांग दें, हिंज कर दें, किसी भी पॉइंट से इसको क्या करते हैं, फिक्स कर दें और रोटेट करने के लिए, इसको ऑसिलेट करने के लिए फ्री छोड़ दें, तब हम ऐसे पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम, और यू कैन से फिजिकल पेंडुलम, इट इज आल्सो द टर्म फिजिकल पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम कह सकते हो जनरल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम इट इज ए स्पेशल केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो इस जनरल पेंडुलम की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला डिसाइड कर लेते हैं। दिख रहा है सब लोगों को ना? कोई लैग तो नहीं हो रही वीडियो? नहीं सर ठीक है, मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ मास से, जो भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है सीएम, तो इस सीएम से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की डिस्टेंस मान लीजिए एल है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक्स वाई एक्सिस पास हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये है, और बॉडी का मास कैपिटल एम है, ये सब गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा इसके बारे में आप समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप बोले तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा क्या होंगी, कितनी होंगी, कितने से काम चल जाएगा? एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन लैग्रांजियन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो काम है, और क्या काम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई बताएगा मुझे कितना होगा? 1 और जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड मान लीजिए ये वाला एंगल। ठीक है, देखते हैं हम लोग, ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि भाई ये सवाल इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जीरो लेवल से कितना नीचे है, कोई बताएगा? एल कॉस थीटा है ना, तो माइनस का एल कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। रही बात काइनेटिक एनर्जी की, आप बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, इट इज प्योरली रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स है, ये कहीं जा तो रही नहीं है ना, तो केवल इसमें क्या है, रोटेशनल मोशन हो रही है, और रोटेशनल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हो गया। लैग्रांजियन आप बता ही सकते हैं, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। अपना पेन चलाते रहे क्योंकि अब आपका काम चालू हो गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे आप बताएं क्या आ रही है? देखें बेटा क्या आ रही है, थीटा डबल डॉट आएगा प्लस mgl बाई आई आएगा, साइन थीटा आएगा, 0 आएगा। सही आ रहा है बिल्कुल? चेक कर लें बेटा, पेन चलाएंगे सबको आंसर मिलेगा। सब लोग क्लास में ऐसे एंगेज हो जाएंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में एंगेज रहते हैं। अब तो मुझे लगता है आदत भी हो गई होगी आप लोगों की, मेरी तो आदत पड़ चुकी है, बस ऐसा ही लगता है जैसे आप लोग सामने बैठे हुए। इनफैक्ट इसमें ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन तो होगी, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक until or unless you have to apply a condition. Condition is if theta is very small. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? If theta is very small, then you can write sin theta is equal to almost theta. Then equation of motion becomes mgl by I into theta is approximately equal to 0. Now you can say it is simple harmonic motion with the frequency is under root square root of mgl by I, and the time period is 2 pi under root I upon mgl. यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं व्हाट इज आई। L is what? First of all, L is what? Center of mass to point of suspension. Point of suspension.
और जो आई है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis perpendicular to plane of paper oblique screen passing through, कहां से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को कोई नाम रख देते हैं, पी रख देते हैं या ओ रख, चलिए पी रख देते हैं। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया पी, सीएम टू डिस्टेंस बिटवीन सीएम टू पी एंड पासिंग थ्रू पी। क्या क्लियर हो गई यहां तक बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे रिलेटेड कई बार पूछी गई है बात। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, स्मॉल ऑसिलेशन में एक सवाल दिया हुआ होगा, एक मिनट देख लेता हूं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये देख लें, वैसे कई बार आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन? हाँ सर। वैसे असाइनमेंट देखना चाहे तो ये देखो असाइनमेंट जहाँ से मैंने लिया, जस्ट 2019 में पूछा गया है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या, चलो ये करवा देता हूँ पहले आप लोगों को, बाकी आप लोग देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें जरा सभी लोग। लिखा है, ए hoop of diameter d is pivoted at the topmost point on the circumference as shown in figure. The acceleration due to gravity g is acting downwards. What is the time period of small oscillation in the plane of hoop? This is an example of compound pendulum, है ना? So can you suggest me what is L? The time period of compound pendulum is t is equal to 2 pi under root I upon क्या था, I upon mg तो था। Can you suggest me what is I and what is mgl? I और mg, I और L बता सकते हैं क्या होंगे इस क्वेश्चन में? L डिवाइड 2। हाँ, I पहले I बताओ बेटा। L तो होता था पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सीएम तक की डिस्टेंस, है ना? तो वो तो हो गई d/2, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए पॉइंट पासिंग थ्रू इट्स सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्रीन ऑफ पेपर, क्या होता है किसी को याद है? अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद है? m r स्क्वायर, ये सही बताया आपने बिल्कुल। प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इधर पास करोगे तो कितना होगा? m a स्क्वायर और जोड़ देते हैं, a इज द डिस्टेंस, तो क्या होगा ये md स्क्वायर बाई 4, md स्क्वायर बाई 4 हाफ md स्क्वायर हो जाएगा नहीं? सही है बेटा? जिसको नहीं समझ में आया वो बेझिझक पूछ लेना, लगा दो, इसमें आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i की जगह हाफ md स्क्वायर अपॉन mgd/2, तो y2/2 कैंसिल हो गया,
बाई टू कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 पाई अंडर रूट डी अपॉन जी, सो योर ऑप्शन इज सी। ठीक है, मेरे कोई जो याद आ रहा है आपकी शायद असाइनमेंट में है नहीं, लेकिन ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नेट में ही आया हुआ है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आया था कि स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, नेट के किसी पेपर में मिल जाएगा आराम से। सिंपल पेंडुलम की जगह पर बॉब की जगह पर आपने रिंग लटका दिया है। ठीक है, बॉब की जगह पर रिंग, एक डोरी जिसकी लंबाई एल है और जिसकी रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। अभी बैक स्लाइड शो कर रहा हूँ, चलो पहले आप लोग अपना काम पूरा कर लो और पीछे दिखाओ। ठीक है, ये हम्म 31 नंबर एक बार फिर बता दो। देखें इधर, ए हुप ऑफ डायमीटर डी, डायमीटर है, हुप मींस रिंग, हुप इज लाइक ए रिंग, डायमीटर जिसका डी है उसको एक किसी पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से लटका दिया गया है। जैसे आप किसी चूड़ी को पकड़ो, बैंगल देखी होगी आप लोगों ने, किसी कील पे टांग दो और उसे रोटेट कराओ, इट इज लाइक दैट। तो ये क्या है, एक फिजिकल चीज को आपने क्या करा है, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, एक पॉइंट से इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब ये एक तरीके का कंपाउंड पेंडुलम हुआ। तो कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgl होता है। अब आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इस रिंग का पी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पी इस रिंग का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से mr स्क्वायर और जोड़ दूंगा, लेकिन r का काम यहाँ d/2 कर रहा है, तो md/2 स्क्वायर प्लस md/2 स्क्वायर मतलब हाफ md स्क्वायर। और l क्या होता था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, वो यहाँ टोटल दूरी डायमीटर d दिया हुआ है, तो p2 cm कितनी दूरी हो जाएगी d/2, तो d/2 और हाफ md स्क्वायर लगा दिया फार्मूले में, और कुछ नई बात नहीं की। क्लियर है? चलिए अब मुझे आपका आंसर देना, आपको आंसर देना मुझे कि मान लीजिए एक रिंग को आपने एक l लेंथ की डोरी से टांग दिया, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंडुलम। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था जिस समय आया था, बता सकते हैं मुझे? मुझे आप बता सकते हैं क्या आएगा? केवल आप लोग आई और एल निकाल लो, उसके बाद की बात मैं देख लूंगा। बताएगा कोई मुझे? बोलो बेटा, एल कितना लूं? आर प्लस एल, बिल्कुल सही बताया आपने। तो एल की जगह तो आप लोग डाल दो आर प्लस एल, ठीक है। और आई बता दो क्या होगा? सर 2mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 2lrm। थोड़ा बेटा और सोच समझ के बोल। अच्छा, रिंग के सेंटर के अबाउट क्या होगा, mr स्क्वायर, जैसे mr स्क्वायर और प्लस ma स्क्वायर, a यहाँ तक अगर करोगे शिफ्ट तो कितना आएगा, a प्लस r होल स्क्वायर। r प्लस l का होल स्क्वायर, यस सर। तो यही लगाया आपने? क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, किसका डिस्टर्बेंस हो रहा है?
कोई आपस में बातचीत कर रहा है? बेटा टाइम पीरियड किसी को पता चल रहा है? ये सही लिखा है मैंने? I/mgl डाल दें आप लोग फटाफट। तो 2 पाई अंडर रूट आई की जगह डाल दो कितना, mr स्क्वायर प्लस mr प्लस एल का स्क्वायर अपॉन mgl की जगह r प्लस एल। एक्चुअल में ऐसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ऐसे ऑप्शन दिया होता तो कोई भी पकड़ लेता, कोई भी कर लेता। ऑप्शन कैसा दिया था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऑप्शन दिया था ऐसा, देखो ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था, दिख रहा है थोड़ा सा अलग सा, हालांकि सही कोई भी आंसर है, लेकिन इस तरीके के ऑप्शन थे। तो इस तरीके के ऑप्शंस को थोड़ा सा देखने में लोग समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअल में हो सकता है कठिन सवाल हो, पता नहीं कौन सा पेंडुलम है, क्या है क्या नहीं, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो। लेकिन मेरा कहने का मीनिंग है कि ऑप्शन उस लहजे में नहीं दिया हुआ था जिस लहजे में अभी लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? चले आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रहता है, ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन लिक्विड सरफेस। नवीन कुमार मेरा अभी कनेक्ट हुआ है। बेटा फिजिकल पेंडुलम बता रहा था, आप बाद में बताऊंगा क्योंकि अब दूसरा टॉपिक हो रहा है चालू, क्योंकि पूरा चेंज हो चुका है। अब आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे आए, यहाँ से समझो आप, बाकी क्लास को एंड होने के बाद पूछो। तो इसमें आप लिखे हेडिंग ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर और रिजिड बॉडी ऑफ रिजिड बॉडी ऑन लिक्विड सरफेस। मतलब रिजिड बॉडी है, लिक्विड सरफेस पर है, तो उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। तो किस तरीके का सीन है आप देखिए, पानी है बहुत सारा, दिख रहा है सभी लोगों को, समुद्र की लहरें टाइप। ठीक है, और मान लीजिए इसमें कोई रिजिड बॉडी आपने इसमें डाल दी है, ये रही। ऑब्वियस है, आप लोगों को पता होगा कि रिजिड बॉडी कितनी डूब जाएगी, कोई बता सकता है कितनी डूब जाएगी? अगर ये स्टेबल है, चल नहीं रही है, तो कितनी डूब के रुक जाएगी? आप लोगों ने फ्लोटिंग के रूल्स पढ़े होंगे, क्या होते हैं पता है? कब तक डूबता रहता है? अगर मान लीजिए इसकी हाइट कैपिटल एच है, तो मान लीजिए जितना डूब गया है वो स्मॉल एच है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एच एंड कैपिटल एच? व्हाट इज, मान लीजिए इसकी डेंसिटी खुद की रो है और लिक्विड की डेंसिटी, सॉरी खुद की सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो आप बता सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा है किसी ने? यस सर, अगर कोई वस्तु में आंशिक रूप से डूब रही है तो वो अपने बराबर के द्रव्यमान के बराबर यानी कि चीज को विस्थापित करेंगे। द्रव्यमान के बराबर या वेट के बराबर? सर द्रव्यमान को ही वेट कहते हैं। नहीं बेटा, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेट को मास बोलते हैं, फर्क है ना। अच्छा, इसका अगर सरफेस एरिया अगर ए है और इसकी हाइट कैपिटल एच है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर? व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर? AH is the volume. If you multiply it with sigma, it is mass, and you multiply with g, it is weight. So this is the weight of the cylinder which is downward direction, है ना, which is acting towards downward direction due to gravity. अब जैसे जैसे ये सिलेंडर डूब रहा होगा अंदर, वैसे वैसे एक वाटर इसकी जगह से डिस्प्लेस हो रहा होगा। अगर आप सोचो तो जब ये इतना सिलेंडर एच डूब जाएगा तो कितना पानी जो है वो इसकी जगह पे था, एक तरीके से इतने सिलेंडर के बराबर। ये है आपका कौन, स्मॉल एच हाइट का, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वेट कितना हुआ इस डिस्प्लेस वाटर का? इस तरीके से यही डिस्प्लेस वाटर तो निकल जाएगा इस जगह से, है ना। इसका वेट कितना होगा? ए इंटू स्मॉल एच इंटू जी, वो सॉरी इंटू रो इंटू जी, यही तो होगा। ये लिक्विड का सिलेंडर अगर मान लें, डिस्प्लेस लिक्विड का सिलेंडर, तो इसकी डेंसिटी तो रो है, तो ए एच रो जी, ये हो गया इसका वेट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है ये कम हो जाता है, इतना उसका वेट कम हो जाता है। कैसे हो जाता होगा कम? क्यों कम हो जाता होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ एक्ट करने लगता होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, अप थ्रस्ट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। कितना? ए एच
रो जी इतना ऊपर की तरफ लगने लगता होगा, इसलिए वेट कम होने लगता होगा। और जब ये तैरने लगता होगा, जब ये फ्लोट करने लगता होगा, तब इसका वेट 0 हो जाता होगा, तभी तो ये नीचे जाना बंद हो जाता होगा। तो इन दी फ्लोटिंग कंडीशन ए एच रो जी शुड बी इक्वल टू ए एच सिग्मा जी। ये मीन पोजीशन हो गई इसकी, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। अभी ये कहीं जा नहीं रहा, अभी ये यहीं पर फ्लोट कर रहा है, रुका हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा दबा दिया, इसको अंदर की तरफ को हल्का सा दबा दिया। अब दबाने से क्या हुआ, ऑब्वियस है वेट में फर्क पड़ेगा क्या? भाई वेट में फर्क पड़ेगा क्या इसके सिलेंडर के? वेट पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी भी ए एच रो जी सिग्मा जी रहेगा। वेट से थोड़ी मतलब डूबने का ना डूबने का। लेकिन हाँ, चूंकि अब एक्स्ट्रा डूब गया है, ये एक्स्ट्रा डूब गया। मान ली कितना डिस्प्लेस कर दिया इसको आपने, एक्स डिस्प्लेस कर दिया है, इससे इसको और एक्स डुबो दिया है। तो टोटल कितना डूब गया है? ये पहले से एच डूबा हुआ था, एक्स आपने और डुबो दिया, तो टोटल कितना डूब गया? एक्स प्लस एच। जिससे अब थ्रस्ट कितना बन गया? जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो भी एच प्लस एक्स का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, जिससे अब थ्रस्ट बढ़ गया, डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा हो गया। तो कितना हो गया? ए एच प्लस एक्स रो जी। एम आई करेक्ट? अब आप सोचो, वेट छोटा पड़ गया और अब थ्रस्ट बड़ा हो गया। ऐसे सीन क्या क्या क्रिएट कर देगा भाई? ऊपर की तरफ कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं वर्क करने लगेगा ऊपर की तरफ को, बाइंसी लगेगी, ऊपर आएगा। यानी ऊपर की तरफ को आपको एक रेस्टोरिंग फोर्स मिलने लगेगा, जो की जरूरत होती है किसके लिए? ऑसिलेशन के लिए। बस चालू हो जाएगी मोशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा? ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ए एच प्लस एक्स, यानी कि पहली मीन पोजीशन पे, एक मिनट मुझे पेज पलटना पड़ेगा तब कैलकुलेशन लिख पाऊंगा, तो लिख लें दो पहले। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे तो देखो क्या है, ए एच रो जी इज इक्वल टू ए एच सिग्मा, नहीं ये सिग्मा था ना, ए एच सिग्मा जी इज इक्वल टू ए एच रो जी। तो यहाँ से ए एच उड़ गया, मैं ए उड़ गया, जी उड़ गया, तो इट गिव्स एच सिग्मा इज इक्वल टू एच रो। ये हो गई इक्वेशन 1, ये इनमें ये रिश्ता होगा। अब मैं कह रहा हूँ इफ यू डिस्प्लेस, ठीक है, मीन पोजीशन से आपने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया इसे अंदर की तरफ को, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स हुआ, नाउ आफ्टर डिस्प्लेसिंग सिलेंडर further, a restoring force is applied which is equal to, restoring force is equal to रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? एफ, जो कि मैंने ग्रीन कलर के वेक्टर दिखाया। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ को किया है और रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ को लग रहा है, और वो कितना होगा? ए एच प्लस स्मॉल एक्स सिग्मा जी माइनस ए एच, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ठीक लिखा है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये इफेक्टिवली कितने के बराबर आएगा? माइनस ए रो जी एक्स के बराबर आ जाएगा। हमने यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि 1 को यूज करूंगा तो ये वाला टर्म इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर होता है एम एक्स डबल डॉट, एम इज व्हाट? मास, मास ऑफ द सिलेंडर, ए एच सिग्मा, ये तो हुआ मास, इनटू एक्स डबल डॉट,
From here it is clear that it is simple harmonic motion with period, with frequency under root rho g upon sigma h and time period 2 pi under root sigma h upon rho g. इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एच को आप लिख सकते हो एच रो, सिग्मा एच को आप लिख सकते हो एच रो, रो रो कैंसिल, अंडर रूट जी बाई एच, और टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी, वेयर एच इज व्हाट, जितना डूब गया है मीन पोजीशन में उतना सिलेंडर का डूबी हुई लेंथ। अब शुरू से देख लो आप लोग, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर डेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ नहीं है। डेंसिटी वाला कंसेप्ट मतलब सिग्मा कब लगाना है, रो कब लगाना है? हाँ सर। देखो किसी का भी वेट निकाल रहे हो तो उसी की डेंसिटी लगाओगे। रो क्या है? सिलेंडर के मटेरियल की डेंसिटी, सॉरी सिग्मा, सिग्मा क्या है? सिलेंडर के मटेरियल की डेंसिटी। तो सिलेंडर का वेट कितना हुआ? ए इंटू सिलेंडर की हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू गुणा ऊंचाई, ये तो हो गया क्या? वॉल्यूम। और सिग्मा जी कर दिया तो ये बन गया वेट। ये तो चाहे हवा में लटका होता है चाहे पानी में होता है, वेट तो इतना ही होता है ना? ओके सर। ऊपर वाला अब पानी में डूबते ही क्या हुआ? डूबा जहां पे पहले पानी रहता था, भाई जहां पे पहले पानी रहता था, अब आपने क्या किया? सिलेंडर घुसा दिया वहां, जहां पे जगह रो डेंसिटी की थी वहां पे आपने सिग्मा डेंसिटी डाल दी। ये बात पानी को बर्दाश्त नहीं। पानी ने किसका क्या किया? अपोज किया। वो जो अपोज है वही है फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, या फिर आप बोलते हैं जिसको हम लोग अपथ्रस्ट, और वो किसके अकॉर्डिंग है? उसी से बनाया आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज ने ये कहा जो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम होता है, डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है, उस वेट के बराबर भार में कमी आ जाती है, तो इसलिए फोर्स ऑफ ब्यूएंसी ऊपर की तरफ को लगता है। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस वाटर का वेट जो है वो ए स्मॉल एच रो जी ऊपर की तरफ को लगने लगेगा, और ये सिलेंडर तब तक डूबता रहेगा, तब तक डूबता रहेगा जब तक ए रो जी ए एच सिग्मा जी बराबर ना हो जाए। अगर सोचो रो और सिग्मा बराबर होते हैं, रो और सिग्मा बराबर हो जाए तो एच बराबर एच हो जाएगा? नहीं, एच बराबर एच। तो आपने सुना होगा प्लवन के नियम, सुने किसी ने नाम सुना हिंदी में? लॉज ऑफ फ्लोटिंग, लॉज ऑफ फ्लोटिंग। अगर डेंसिटी मटेरियल की ज्यादा है रो से तो कहते थे डूब जाएगा। अगर डेंसिटी मटेरियल के बराबर है तो जस्ट डूब कर तैरता रहेगा। आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसा नहीं होता है? यस सर। और अगर डेंसिटी बहुत कम है या कम है रो से, मतलब मटेरियल जो डुबो रहा है उसकी डेंसिटी कम है, जैसे गुब्बारा, वॉल्यूम को कभी घुसाने की कोशिश करना उसके अंदर, पानी के अंदर ऊपर ही तैरता रहेगा, उसकी वजह से डेंसिटी है ही नहीं, एक मतलब डेंसिटी एयर की डेंसिटी है, तो इसीलिए वो बिल्कुल नहीं जाता अंदर। यही तो नियम है, इसी से बने हैं सारे नियम। पूरी जो फ्लूइड डायनामिक्स है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसीलिए बड़ा नाम भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आप समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक समझ में क्या होगा? ये मीन पोजीशन है, अभी तैर रहा है। अब आपने क्या किया? इसमें उंगली मारी और इसको नीचे और धसा दिया। ऐसे में क्या होगा? आप लोग कभी करके देखना, बाथरूम के अंदर पानी है बाल्टी में, उसमें मग्गा तैर रहा हो, मग्गे को दबा देना, मग्गा ऊपर नीचे मोशन करना चालू कर देना। क्यों? क्योंकि जब आप मग्गे को दबाओगे तो आप एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस कर दोगे, यानी कि आप फोर्स ऑफ ब्यूएंसी बढ़ा दोगे, जबकि वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फोर्स ऑफ ब्यूएंसी बढ़ने से क्या होगा कि ऊपर की तरफ रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स इसको ऑसिलेटरी मोशन करने के लिए मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तब ये पानी से बाहर ज्यादा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो वेट भारी पड़ जाएगा, बॉयंसी फोर्स कम हो जाएगा, तो फिर अंदर की तरफ रेस्टोरिंग फोर्स मिलने लगेगा। ओवरऑल ऊपर नीचे होता रहेगा। किसके अबाउट? इस मीन पोजीशन के अबाउट। समझ में आ गई होगी बात? सर इक्विलिब्रियम, हेलो सर, इक्विलिब्रियम के अंदर ये वाटर का वेट ऊपर की साइड से लग रहा है। क्या चीज? वाटर की वजह से? हाँ सर, वो एच ओ जी है ना, ऊपर की साइड से लग रहा है मुझे। बेटा तभी तो भार में कमी आएगी, वरना क्या भार की तरफ को जोड़ दूंगा अगर मैं, अगर इसको भी नीचे दिखा दूंगा तो ये और बैठ जाएगा ना। एक्सक्यूज मी सर, सर ये एक्स क्या है सर? फिर से बताइए। एक्स डिस्प्लेसमेंट जो आपने क्रिएट किया। अच्छा। अरे तैरती हुई चीज पे कभी दबा देना उसे, थोड़ा सा अंदर की तरफ को डिस्प्लेस कर देना, देखना ऊपर नीचे होने लगेगी। कभी आपने पानी के अंदर से बॉल निकाली हो, कभी क्रिकेट खेला हो, पानी भर जाता था, हम लोग बॉल निकालते थे तो उसमें बॉल कभी पानी के अंदर जाके बैठ जाती थी, कभी ऊपर तैरती रहती थी। और तैरती हुई बॉल पे अगर आपने कोई पत्थर फेंक दिया तो वो ऊपर नीचे होती थी लेकिन निकलती कहीं नहीं। देखा तो होगा ये चीज। यस सर। तो समझ में आया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों को सिलेंडर को भी बनाने की। जो ब्लू कलर का सिलेंडर बनाया है वो डिस्प्लेस वाटर का सिलेंडर है। डिस्प्लेस वाटर का वेट के बराबर फोर्स ऑफ ब्यूएंसी लगता है। समझ आ गया होगा? मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बुलवा लो, कंफ्यूजन हो तो बेटा बुलवा लो, नोट कर लो। और किसी को डाउट हो तो पूछता रहे बीच में, जब तक सब लोग नोट कर रहे हैं। बहुत छोटी बातें। हाँ सर, रेस्टोरिंग फोर्स जो है नेक्स्ट पेज पे,
सर यहाँ पे स्मॉल एच और कैपिटल एच ये हाँ ये वाला टर्म कैसे मतलब ये एच रो की वैल्यू हाँ तो इक्वल ये वेक्टर बराबर है, अभी तो मीन पोजीशन है, कोई फोर्स नहीं है, बराबर 0 है। नहीं समझ गया सर। सर नीचे का पर्सन अगर होलो हो तो क्या होगा? क्या चीज? नीचे का जो पर्सन है, पानी में जो पर्सन डाल रहे हैं, वो अगर होलो कर दे तो मतलब वो नीचे का उसका जो वेट कम हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ब्योंसी कम हो जाएगा, ओवरऑल थोड़ा कम डूब के तैरेगा तो पक्का। अरे इसमें आप पत्थर डुबो दो, पत्थर मतलब पत्थर तो क्या डूब ही जाएगा, आप इसमें चाहे जहाज डुबो दो, आपने जहाज देखा कभी हुलोरे मारता हुआ? हाँ सर। पानी में जहाज जब तैरता है तो थोड़ा डूब के ही तैरता है, दिख रहा है सबको? नहीं, जहाज टाइटैनिक। यस सर। और ये जहाज जब स्टेबल होगा तब ये कब स्टेबल होगा? जब इसके वेट के बराबर ये डिस्प्लेस कर दे वाटर, तब इसके बॉटम का जो एरिया होगा वो इनटू जितना इसकी हाइट होगी, मतलब कुल मिला के जितना इसका वॉल्यूम होगा इनटू जितनी इसकी डेंसिटी होगी, एवरेज डेंसिटी जी जितना होगा, ये तो हो गया इसका वेट। अब इस पे फोर्स ऑफ ब्योंसी कौन सा लगेगा? जितना ये डूब गया होगा, यहां से कुछ वाटर हटा दिया होगा ना इतनी शेप का, इतनी शेप में कभी पहले वाटर रहता था, वाटर डिस्प्लेस हो गया, उसके वेट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ ब्योंसी। कितना लगेगा? वॉल्यूम जितना हटाया है बी रो जी, वी रो जी, वी मतलब वी डैश रो जी। और ये अगर ये स्टेबल रुका हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, हिलोरे नहीं मार रहा, तो बी डैश रो जी बी सिग्मा जी के बराबर होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हमारे क्वेश्चन के लिए थोड़ी है। नहीं समझ में आया? अब आप क्या करो, इसमें जबरदस्त तो और थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा बेटा बंद रखें। इसको थोड़ा सा आप दबा दो। कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप नाव पे चढ़े होगे, नाव ऐसे से करती है, डर लगता है नाव करती नहीं? क्यों करती है? जैसे लोग पैसेंजर इसमें चढ़े नहीं, थोड़ा दबता है, दबेगा तो क्या चीज बढ़ेगी? ये बढ़ेगा, और ये बढ़ नहीं रहा तो ऊपर की तरफ को क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर नीचे होने लगता है, तो ये हिलोरे मारता है, वो मारता तो ऐसे ही है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बताओ बेटा। किसी बच्चे ने पूछा टाइटैनिक क्या है, क्लियर कर दीजिए, कोई बात नहीं कर देंगे बेटा, उसके लिए अलग से क्लास देंगे। ठीक है, चलो 27 नंबर आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा समझाना आप लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं डुबो ही दूंगा पूरा टाइटैनिक। खैर एक चीज आप बड़ी अच्छी देखने वाली है, क्या देखने वाली बात यह है कि इस फार्मूले में कुछ आ ही नहीं रहा। क्या आपको अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए और सवाल में खूब लिखा हो ये सब कुछ कि पानी की डेंसिटी रो है, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, इतना डूबा है, इतना हाइट का है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पूरी बातें समझा के, और ऑप्शन आपको ये येलो कलर का जो मैंने मार्क किया ये वाला दिखाया जाए, इससे मिलते जुलते, है ना? कि शायद येलो वाले पे कोई नहीं लगाएगा। क्या कहते हो? येलो वाले पे कोई नहीं लगाएगा, जो ऐसे ऑप्शन होंगे ना उनको तो चूज करेगा, लेकिन येलो वाले पे कोई मार्क नहीं करेगा। तो इट कुड बी ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, याद करने का बड़ा आसान तरीका, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, याद तो सबको ही रहता है। एल की जगह आपको एच लगाना है, जितनी बॉडी डूबी है वो, समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं इस तरीके का क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखें। $28 दिखा है सबको? यस और भी एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो नेट में ये भी आया हुआ है, देखो 30 नंबर भी अभी कराया था। 30 नंबर आप लोगों को भी मैंने करवाया था। दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सर, डी 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 सर, डी 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 ठीक है, आप डिसाइड कर लेना। अपॉन जी। सर डी
डी हो गया। डी ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप डिसाइड करो। डी। ओके, डोंट वरी। आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी जल्दी में आया हुआ है। A solid spherical cork of radius r and specific gravity 0.5 floats on water. The cork is pushed down so that its center of mass is at a distance h below the surface of water and then released. The volume of part of the cork above water level is this. At the moment of release, the dependence of upward force on the cork on H is. थोड़ा दिमाग लगाएं और आंसर बताएं, बड़ा अच्छा रहेगा। सोच के बताएं आप लोग। कुछ हिंट दूं? पानी के अंदर कितना डूबा है? H plus R by 2 height. So H plus R by 2. R by 2 क्यों? R बोलते हैं। आर क्या डूबा हो? H plus R। मतलब वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम कितना है डूबे हुए का? हाँ रेडी खा रहे। नहीं, वॉल्यूम कितना डूबे हुए का? ऊपर वाली कॉर्क का पार्ट जो है ना, जो पानी के ऊपर है, इसका वॉल्यूम ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो लाल वाला है ना, इसका वॉल्यूम ये है। ये सवाल में लिखा हुआ। माइनस कर देंगे टोटल। तो टोटल में से घटा दें तो कितना आएगा वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम? द वॉल्यूम बिलो द वाटर लेवल कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस जो ये दिया हुआ है पाई आर क्यूब इंटू, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर क्यूब इंटू 2/3 माइनस कॉस थीटा नॉट प्लस 1/3 कॉस थीटा नॉट, है ना? तो कितना आया ये वॉल्यूम? cos क्यूब थीटा नॉट। कितना आया टोटल घटाने के बाद? 4/3 में से 2/3 गया तो 2/3 माइनस, है ना? पाई आर क्यूब बाहर ले ले तो 2/3 प्लस कॉस थीटा नॉट माइनस 1/3 cos थीटा नॉट माइनस 1/3 कॉस क्यूब थीटा नॉट। एम आई करेक्ट? तो अपथ्रस्ट का जो लेना देना होगा, अपथ्रस्ट का, वो उसका लेना देना इसी वॉल्यूम से तो होगा। बॉयंसी फोर्स वी वी रो या जो भी दिया हुआ है जी, यही तो होगा। और यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ बॉयंसी में जो टर्म आएंगे वो किसके टर्म आएंगे? अगर आप देखें तो कॉस थीटा नॉट माइनस 1/3 कॉस क्यूब थीटा नॉट इसी के प्रोपोर्शन में तो होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और कॉस थीटा नॉट कितना होगा कोई बता सकता है? इस पिक्चर में देखकर कितना होगा कॉस थीटा नॉट? h/r। h/r। देखो कितने लोगों को दिख रहा है? इस ट्रायंगल में देखने को बोल रहा हूँ, ये देखो, ये h/r h/r माइनस 1/3 h/r का क्यूब, इसके प्रोपोर्शन में तो होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। इतना सरल सवाल आया था नेट में, आप उम्मीद नहीं कर सकते 2019 में आए। ये कोई हाई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि किसी ने ये नहीं पूछा आपसे ये डूबे हुए का आयतन कितना है, क्योंकि वो तो उन्होंने बना के ही दे दिया था। भाई आपको डूबे हुए का वॉल्यूम तो आपको दे ही दिया था निकालने का तरीका। तो ओवरऑल देखिए आप कितने सरल सरल क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। एक बार पास कर देना, पास लाइन इसके बाद वाला। बोलो बेटा।
सर उसमें 2 फोर्स लग रहे थे, इसमें एक ही लग रहा है। नहीं, इसमें पूछा ही बेटा एक के बारे में, आप पढ़ो तो कुछ ओके सर। पढ़ो। ये सर, ये सर पढ़िए। डिपेंडेंस ऑफ अपवर्ड फोर्स, इसके बारे में पूछा था तो हमने वही बताया। सेंटर ऑफ मास का बेटा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये बताना चाह रहे हैं कि अंदर की तरफ को दब गया है ज्यादा, ये बताना चाह रहे हैं कि R से ज्यादा है H, H R से कम है, इसलिए बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास डूब गया है। नहीं समझ रहे हो? R से कम है H तो डूब गया है। चले आगे बढ़े। सेकंड सर। एक मिनट नोट नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 28 नंबर। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू शेप्ड ट्यूब। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू शेप्ड ट्यूब। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की ट्यूब वगैरह, और वैसे ये बहुत बहुत अच्छा पिक्चर नहीं बना। ये कुछ इस टाइप की यू शेप ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में पानी भरा हुआ है। पानी भर देते हैं नीले रंग से। आप लोग सोच रहे होगा आप पानी आज ब्लू कलर से दिखा रहे हो, तो आज मुझे वो गाना याद आ रहा है, आज ब्लू है पानी पानी। और पानी की एक खास बात होती है कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही दोनों कॉलम में चढ़ेगा। पानी अपना तला, अपना लेवल खुद ही ढूंढ लेता है, इसीलिए वाटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने कभी भी किसी बिल्डिंग का निर्माण कराया हो या घर में होते हुए देखा हो, तो हमेशा हर बिल्डिंग का, हर फ्लोर का, हर जगह का वाटर लेवल जरूर निकाला जाता है। देखा है आपने कभी? फर्श डालते वक्त वो नीले रंग के पाउडर जो कपड़ों में लगाते हैं, उससे पहले निशान मार लिए जाते हैं। यस सर। सब कुछ यस सर। घर बन रहा होगा तब देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरीके के नीले निशान लगे हुए होंगे। और वाटर लेवल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वाटर लेवल कभी गलत नहीं हो सकता। नाली में पानी जाएगा या बाहर का पानी आपके घर में आएगा, ये वाटर लेवल बड़ा आपको भी बता देगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए रोड यहाँ है और 1 किलोमीटर दूरी पर कोई कॉलोनी बस रही है, ठीक है, कोई कॉलोनी यहाँ बस रही है, इस कॉलोनी में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, भाई क्या पता कि रास्ते में क्या ऊंचा नीचा हो गया। मान लो 1 डिग्री का भी फर्क है तो ये गड्ढे में चलेगी ना कॉलोनी। तो कितने ऊंचे तले पर बनाना चाहिए, कितना उसकी हाइट रखनी चाहिए, मतलब जो कह सकते हो एक तरीके से कह सकते हो आप लोग की जहां तक नींव भरवानी चाहिए। नींव समझते हो? यस सर। कितनी ऊंची नींव भरवाए कि उसके ऊपर घर बनवाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी रोड पड़ी, कभी गवर्नमेंट ने रोड डाली या कभी नाली बनी, तो अपने घर का पानी जो है वो नाली में ही जाएगा। अगर ये गलती कुछ लोग कर देते हैं, जैसे पुरानी कॉलोनी बनती थी तो ये सब चीजें चेक नहीं होती थी, तो बाद में रोड डल रही है, पता चला घर गड्ढे में चला गया, तो लोग अपना घर उठवा रहे हैं, या फिर पूरा घर नीचे चला गया, फ्लोर को ऊपर करवा, छत ऊंची करवा रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा पुरानी कॉलोनीज में ये सब चीजें दिक्कतें रहती थी। लेकिन वाटर लेवल बड़ा अच्छी चीज है। वाटर लेवल आपने निकालते हुए किसी को देखा है? पाइप होता है उसमें, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, पाइप। अक्सर राजमिस्त्री जो होते हैं, जो बनाते हैं घर, उनके पास आप लोगों ने एक पाइप देखा होगा पतला सा। यस यस सर। यस सर। पानी भर लेते हैं, पानी का लेवल यहाँ मान लो यहाँ तक रखना है। अब इस पाइप के दूसरे सिरे को कहीं भी लेके जाएंगे, पानी इतनी ऊंचाई तक चढ़े, चाहे आप किलोमीटरों दूर ले जाओ, पानी इतनी ऊंचाई तक चढ़े। पानी बड़ा सच्चा होता है इस मामले में, समझ रहे? कोई भी लिक्विड हाइट बराबर पकड़े, उतनी पकड़े, ठीक है। तो पानी जो है वो अपनी एक हाइट तक पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो आप, अब देखना, इस पानी को आपने फूंक मारा या फिर कुछ भी किया, आपने इसमें फूंक मार दी या फिर आपने कुछ किया, मुझे नहीं पता क्या किया, कैसे किया, लेकिन इस पानी का लेवल जो है आपने थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश करी। अब ऑब्वियस है पानी का लेवल नीचे गिराओगे तो ये वाला पानी ऊपर भागेगा इधर से, यानी आपने इसको धक्का देके कितना एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक्स ऊपर चला गया पानी। इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि पानी जो है वो यहाँ पहुंच गया, पहले वहां। तो अब आप देखें तो यहाँ पर जो कॉलम है एक्स्ट्रा फोर्स, भाई यहाँ पर जो फोर्स होगा और यहाँ पर जो फोर्स होगा बराबर होगा, लेकिन चूंकि ये एक्स्ट्रा कॉलम भर गया पानी का ऊपर की तरफ को, तो ये क्या चाहेगा, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये चाहेगा पानी के लेवल को बराबर करना। भाई ये पानी के लेवल को इतने को बराबर करने के लिए नीचे की तरफ को क्या लगाएगा, अगेन रेस्टोरिंग फोर्स।
वही रेस्टोरिंग फोर्स इसको ऑसिलेशन करने के लिए क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा ये देख लो आप लोग। ऑब्वियस है रेस्टोरिंग फोर्स का किससे मतलब होगा, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। सर ये स्टोरी फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ओके। प्रत्यानयन बल, प्रयत्न करने वाला, जो प्रयत्न कर रहा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मोटिवेशनल फोर्स, जो इसको मोटिवेट कर रहा है कि ऐसा है वापस वहीं आओ जहां से चले थे, ये है मोटिवेशनल। तो प्रयत्न करने वाला, रिस्टोर करना चाहता है अपनी पोजीशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स आप बता सकते हैं कितना होगा भाई। इस कॉलम का वेट, एक्स्ट्रा कॉलम जो चढ़ा हुआ है उसका वेट, इस एक्स्ट्रा कॉलम का वेट कितना होगा, ए एक्स। अगर ए एरिया है इसका, ए इंटू एक्स की जगह 2x, क्यों, क्योंकि 2x चढ़ गया। ये टोटल अगर देखा जाए यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये भी x और ये भी x, तो कितना एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ गया, 2x। तो a इंटू 2x हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो लिक्विड के डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट कर दो, और इंटू g से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया ये फोर्स। और F बराबर क्या होता है, m कितना, लिक्विड का वेट। इस पूरे लिक्विड का वेट कितना होगा, a इंटू कॉलम की लेंथ है l, a इंटू l इंटू x इंटू रो, ये तो हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास, और ये x डबल डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया फोर्स। तो माइनस a इंटू 2x इंटू रो इंटू g, जो कैंसिल हुआ, रो कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, x डबल डॉट प्लस 2g बाई कैपिटल L इंटू x, यही तो बचा। आपको कुछ लोगों को ये कैपिटल L शायद नहीं समझ में आया होगा, कैपिटल L क्या है। तो पूरे लिक्विड की जो लेंथ है ना, कॉलम की लेंथ, मतलब L/2 इधर और L/2 इधर, जो मैंने पहले पिक्चर बनाया था उसमें जितना पानी भरा हुआ है कॉलम, वो L है, यानी यहां से यहां तक की दूरी L/2 है। अब समझ में आ रहा है, तो L/2 टोटल L। तो बता सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहली बात तो SHM हो रही है, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2g/L एंड टाइम पीरियड 2π√L/2g। अब इसमें क्या है ना, स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, L/2g याद कर लेते हैं और L भूल जाते हैं L क्या है। तो इसको ऐसे याद रखो, L/2g मतलब या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रख लो, 2π√L/2/g। मतलब टोटल कॉलम में याद रखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों साइड में कितना लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का लेंथ है L/2। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग नोट करने पहले मैं आपको उसका असाइनमेंट दिखाता हूँ। इसमें नहीं दिया हुआ, आप लोग परेशान नहीं होना, कोई बात होगा कहीं ना कहीं। सर ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, इसमें x से ही ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, ये 2x कैसे आया? बेटा जब आप इधर से x कम करोगे, लिक्विड तो उतना ही है, तो Yes, sir. लिक्विड जब उतना ही है तो इधर से अगर x दबाए तो उधर से x उठ गया। तो हाँ। इसकी और इसकी तुलना में कितना अंतर हो गया भाई, इसके लेवल्स में कितना फर्क आ गया होगा। x जब दबाया x उधर उठाया तो टोटल 2x का नहीं अंतर आ गया। क्या बोल रहे, समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं सर, मतलब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, वैसे सब समझ में आ गया, लेकिन ये यहाँ तक भरा हुआ था पहले, और आपने जब दबाया इसको तो ये यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ चला गया, मतलब ये अपनी पोजीशन से x नीचे आ गया और ये वाला अपनी पोजीशन से x ऊपर चला गया। तो इनमें अंतर कितना आ गया, इनमें ओके 2x 2x का। तो यही तो अंतर कर रहा है, ये चाहता है कॉलम यहाँ आ जाना, कि यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स बराबर होगा, तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, यही रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है Yes, ये sir. कॉलम। तो L क्या है, L ध्यान रखना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। L क्या है, टोटल लेंथ कॉलम की, और L/2 क्या है, हाइट ऑफ दी कॉलम। तो ये फार्मूला लगाने से पहले L जरूर याद रखना क्या है। मैंने लिखा है लेंथ ऑफ दी लिक्विड कॉलम इज L, नेवर फॉरगेट इट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29,
टॉरिजनल पेंडुलम, टॉरिजनल पेंडुलम आप लोगों ने सुना होगा। सर ये L/2 क्या है? हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम। या तो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना कि हाँ थोड़ा मुझे लग गया कि ये L/2 हाइट ऑफ लिक्विड है। ठीक है, ना, या तो इसे L/2 कह लो या ये पूरा L कह लो, बात एक ही है, समझ आ गई बात। समझ में। टॉर्जनल पेंडुलम आप लोगों ने सुना होगा, मरोड़ी लोलक, मरोड़ी समझा होगा, देखा होगा आप लोगों ने, बीएससी वगैरह में किया भी होगा। टॉर्जनल पेंडुलम का बड़ा एक्सपेरिमेंट फेमस होता था, बीएससी फर्स्ट ईयर में आई थिंक किया होगा। उसमें क्या होता था, एक वायर होता था, है ना, थोड़ा आपको आंखों में समझ लो, आप लोगों के जूम करने वाला कैमरा लगा हुआ है और वायर थोड़ा मोटा दिख रहा है, ये वायर, ठीक है, और इससे जुड़ी हुई है कौन, डिस्क। अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, और ये इससे क्या है, हिंज कर रखा है, बेल्ट कर रखा है, समझ रहे हो। और इसको मतलब इसको मैंने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा होगा टॉपिक, इसको आपने क्या किया, एंगल ऑफ ट्विस्ट दे दिया। मान लीजिए कितना एंगल दे दिया, ये ऐसे था तो ये मुड़ने के बाद किधर पहुंच गया, ये ट्विस्टिंग एंगल मान लीजिए थीटा या फाई दे दिया, ठीक है। तो अब ये इस पे अगर आप एक सीधी रेखा खींच लो तो सीधी रेखा भी क्या हो जाएगी, हल्की से ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट जैसे आप लोगों ने कभी टॉवल मरोड़ी है, टॉवल मरोड़ दो कभी तो उसे खोलोगे तो अपने आप खुलती है ना। तो इसमें क्या आता है, टॉर्क डेवलप हो जाता है। जब आप इसको फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट दोगे तो इसमें टॉर्क डेवलप हो जाएगा, किधर की तरफ को, वापस इस एंगल से उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्टोरिंग टॉर्क। और वो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ किसके बराबर होगा, ऑब्वियस है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एंगल फाई के प्रोपोर्शन में, बट माइनस साइन के साथ। ये इसको वापस लाना चाह रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रेस्टोरिंग टॉर्क। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा तो ये सी फाई, जैसे वहां पे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था, के को बोलते थे क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे इसको हम सी को क्या बोलते हैं, किसी को याद है, अरे बीएससी में करा होगा ये सब कुछ। आधा लिख दिया, आधा बता दो। इंस्टेंट टॉर्जनल रिजिडिटी, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, अल्फा मतलब फाई डबल डॉट इज इक्वल टू सी पाई। तो यहाँ से फाई डबल डॉट इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन आई फाई इज इक्वल टू 0। इट मीन जो इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, ट्विस्ट, ट्विस्टिंग समझते हो ना, गाना भी सुना होगा, ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं समझते हो ना, कमर पे हाथ रख के इधर उधर करना, वो ट्विस्टिंग कहलाती है, डांस होता है एक तरीके का। तो बिल्कुल वैसे ही ये सिलेंडर करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन शर्त क्या है ट्विस्ट करने की, ट्विस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे खड़े हुए हो, कमर पे हाथ रखे और पूरे घूम गए सिर और सहित, वो ट्विस्ट नहीं हुआ। ट्विस्ट का तरीका क्या है, आपका पूरी बॉडी नहीं हिलेगी, बस बॉडी, कमर के नीचे का हिस्सा पैरों सहित बस हिलेगा, बस पैर नहीं हिलेंगे, मतलब उसके ऊपर का हिस्सा हिलेगा। कहने का मतलब समझ, ट्विस्ट मतलब यस सर। यस सर। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये फाई, और फाई ये बता रहा है कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको साफ साफ दिख रही है, कोई नई चीज ऐसी है नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, कोई बताएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई एंड टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। याद कर ले, अच्छा रहेगा याद कर ले, मतलब प्रूफ ही याद कर ले। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस, है ना, ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अबाउट, ये जो तार है इसके अबाउट। समझ में आ गया नहीं,
क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है। ये देखिए आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 21। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? सर क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े। एक तरीके से आर्टिकल भी आप समझ सकते हैं इसे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन बतौरी करवा देता हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी आया हुआ भी है, तो और भी अच्छा रहेगा, आप लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट भी करती है वो चीजें जो आई हुई। ए सॉलिड वर्टिकल रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is made up of a material of young modulus Y. The rod is loaded with a mass capital M and as a result extend by a small amount delta N in the equilibrium condition. ठीक है, चलो बना लेते हैं पहले थोड़ा पिक्चर को। भाई रॉड है, ऊपर से लटकी हुई है मान लीजिए, है ना, और इससे क्या लटका दिया, कैपिटल एम मास लटका दिया, तो ऑब्वियस है नीचे की तरफ को क्या लग रहा होगा, वेट, जिससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट इट एक्सटेंड विद ए लेंथ ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, एल लंबाई खिंच गई, डेल्टा एल लंबाई खिंच गई, खिंचे गई। क्या होता है फार्मूला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा, एफ अपॉन ए स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ इज इक्वल टू FL upon A into delta L। ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा, बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, यही तो होगा। Yes ये sir। फोर्स बता सकता है कोई, कौन सा फोर्स होगा ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? दोनों का फार्मूला होता है एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। क्या दोनों का अंतर है? सर प्रेशर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो सर हम किसी चीज पे जैसे खींचते हैं अपनी ओर। आई थिंक ये मेन डिफरेंस होता है। स्ट्रेस सर करके हो गया ना, बॉडी के द्वारा लगाया जाएगा वापस। सर सॉलिड के केस में हम प्रेशर यूज करते हैं। सर सर ये जो प्रेस क्या करें? सर प्रेशर हमेशा वो नॉर्मली लगता है ना, और अपना जो स्ट्रेस है नॉर्मली और पैरेलली दोनों लगता है। एक मिनट, क्या बता रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में? स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है? सर सरफेस पे नॉर्मली लगता है प्रेशर, और वो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस जो है, ये पैरेलल भी लगता है और नॉर्मल भी लगता है, दोनों। अच्छा, और भी कोई अंतर है? सर प्रेशर जो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसकी वजह से आता है। वेरी गुड, ये बोल दो बस, इतना काफी है, इतना ज्यादा बेहतर है। क्या ना, किसी बच्चे ने और भी बताया है, मैसेज अभी लिखा है, एक मिनट पढ़ के बताता हूँ। स्ट्रेस अपने आप इंड्यूस होता है,
जब आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो ये इंटरनल जो फोर्स लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल। मतलब आपके लगाए गए फोर्स के बदले में। तो ये कहाँ डेवलप हुआ होगा? ये कहाँ डेवलप हुआ होगा? रॉड में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे स्प्रिंग में नहीं होता था, वेट लगाते थे, वेट के लगाने से क्या होता था, अंदर की तरफ को ऊपर की तरफ को डेवलप होता था। अच्छा, अगर ये मीन पोजीशन है, अगर इफ इट इज मीन पोजीशन, देन F should be equal to mg. मीन पोजीशन पे ये क्या होंगे? बराबर होंगे ना? अरे ज्यादा दिमाग में लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। समझो जैसे स्प्रिंग लटका है, समझे? और स्प्रिंग से लटका है कौन? m मास। स्प्रिंग पर वजन कितना लग रहा है? mg। वजन लग रहा है तो ऊपर की तरफ को कितना फोर्स लग रहा है? F। ये वही F है। और F बराबर mg होता है। वहां kx लिख देते हो, या kx ना लिख के क्या लिख रहे हैं? k का काम कौन कर रहा है? ya अपॉन l। कौन कर रहा है k का काम? ya अपॉन l। डेल्टा x किसका काम कर रहा है? डेल्टा l x का काम कर रहा है। मतलब नहीं समझे? इट इज लाइक kx, x तो काम कर रहा है डेल्टा l का, और k काम कर रहा है ya अपॉन l का। तो ऐसे समझ लो ये स्प्रिंग हो गया ya अपॉन l का। मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकता है कोई? इसके आगे कर दूंगा, लेकिन ऐसे ही बता दो कितना आंसर हो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, समझ लो। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रॉब्लम। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ya अपॉन l हो गया। बी हो गया। ऑप्शन ए सर। क्या होता है टाइम पीरियड वैसे? अंडर रूट के बाई फ्रीक्वेंसी पूछिए ना। हाँ, अंडर रूट के बाई एम होता है ना। बी ऑप्शन। के बाई एम, और एम कितना कर दिया गया है अब? एम बाई m/2 ए ऑप्शन है। अभी वैसे करके दिखाता हूँ पूरा मैं। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैं ये आपको बता रहा था, दिमाग में लगाने की जरूरत, मतलब ये बताना चाह रहा था। अब आपने क्या किया? स्प्रिंग पर जो वजन था वो क्या कर दिया? आधा कर दिया। या फिर कह लो आपने जो लटकाई थी रॉड, उस रॉड पे अचानक से सडनली आपने वजन कितना कर दिया? हाफ। सडनली हाफ कर दिया, तो नीचे की तरफ को कितना काम कर रहा था फोर्स? m/2g। और ऊपर अभी भी कितना लग रहा था? F मतलब mg, मतलब ya अपॉन l इंटू डेल्टा l। भाई ये तो आप काम ही कर रहा था, सडनली आपने नोचा इसको, जैसे कम किया तो क्या हुआ? ऊपर की तरफ को फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा था, और नीचे क्या हो गया? आधा। तो इसको क्या मिल गया? रेस्टोरिंग फोर्स। किधर की तरफ को? ऊपर की तरफ को। कितना रेस्टोरिंग फोर्स कितना मिल गया? रेस्टोरिंग फोर्स कितना मिल गया? F माइनस mg/2। F इज इक्वल टू कितना था? mg, यानी mg माइनस mg/2 कितना हुआ? mg/2। ठीक है ना? तो फोर्स कितना हो गया? पहले आप लोग कितना नोट करें। F बराबर क्या होता है? एम एम लिख दो। अच्छा, mg की जगह पहले वापस कर दो ना mg को। mg बराबर मतलब f/2। f की वैल्यू है ya डेल्टा l अपॉन l। ya डेल्टा l अपॉन l इंटू 2। लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब बेटा एक बार आंसर चेक करना क्या है।
थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए कि ये एक तरीके से हैवी स्प्रिंग हो गया। एक मिनट, असाइनमेंट देखते हैं एक बार। ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर ये दिया हुआ है। बस एक दिक्कत है इसमें, मुझे लगता है कि अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं जबरदस्ती की दिक्कत डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि इसमें ये होना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, है ना। एक शब्द इसमें लिखा हुआ है द रॉड इज लोडेड विद ए मास कैपिटल एम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है कि रॉड का मास प्लस जो लोड लगाया गया है उसका मास वो कैपिटल एम है। तब तो सही है, ये ऑप्शन सही है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो रॉड का जो वेट है, ये तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिखेंगे? एम ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस साइन के साथ। चलो ये अभी रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज एम ए इज इक्वल टू माइनस वाई ए डेल्टा एल अपॉन 2L। और एम ए में एम जो होनी चाहिए m/2 होना चाहिए फायदे में। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। a प्लस वाई ए अपॉन एम एल इंटू डेल्टा एल बराबर 0। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो आएगी अंडर रूट बाई ए अपॉन एम एल आएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आंसर बाई ए अपॉन एम एल है। ठीक है ना? हेलो सर। अब सर हमने m/2 तो पहले ही कंसीडर कर लिया था ना, उसके बाद हमने ये वैल्यू निकाली है। मतलब mg/2 की वैल्यू है ना ये, तो सर दोबारा से हम m/2 क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं बेटा, जब ये रेस्टोरिंग फोर्स जब लग रहा है, इसको ड्राइव कितने मास को कर रहा है? ये ड्राइव m/2 को तो ड्राइव कर रहा है। यस सर। तो लगाना तो चाहिए ना m/2। सर मास m की वजह से वो डेल मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वो सर जो पिछला वाला पेज था उस पर ये डिराइव करके m की जगह m/2 प्लेस कर दे तो a आ रहा है। हाँ सर, इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर देते हैं m/2 m/2 a बाद में आ जाएगा। कैसे? तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे ओमेगा निकालेंगे, उसके बाद m/2। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। सोल्यूशन ये कह रहा है, बाकी अब जुगाड़ पानी लगा दो कितना भी कि ये ऑप्शन लाने के लिए आप जो करना चाहो करो, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक स्प्रिंग है। ऐसे समझो आप, इस क्वेश्चन का जवाब दो आप क्या होगा। एक स्प्रिंग है जिस पर m मास लटका हुआ है, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा होगा, kx ऊपर लग रहा होगा, और kx जो होगा वो mg के बराबर होगा। ये बात पक्की है इक्विलिब्रियम पे। अब आपने क्या किया, इसका अचानक से आपने मास को आधा कर दिया। ऊपर की तरफ तो kx ही लग रहा था, नीचे की तरफ को वेट चेंज हो जाएगा ना फिर अगर मास बदल जाएगा तो। क्या बदल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा। नहीं, अचानक से आपने अगर बदला तो कहाँ बदल जाएगा? सडनली लिखा हुआ है ना शब्द। यस सर। धीरे धीरे नहीं, एकदम हटा दिया बदल तो वो तो उतना ही खिंचा रहेगा तब तक। ये तो सडनली एकदम आपने m/2 कर दिया, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ को? ऑब्वियस है ज्यादा लगने लगेगा। ऊपर की तरफ को नेट फोर्स कितना लगने लगेगा? kx माइनस mg/2, और kx mg के बराबर है, तो kx माइनस kx/2 यानी कि ये हो गया kx/2 लगने लगा ऊपर की तरफ को। अब kx/2 ऊपर की तरफ को इसको रेस्टोरिंग फोर्स देने लगा, है ना। रेस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया? kx/2। ये पूरे सिस्टम को क्या करेगा? ड्राइव करेगा। तो F बराबर आ गया बेसिकली माइनस का kx/2। तो F बराबर m ही होता है। m कितना है? m/2 इंटू x डबल डॉट प्लस k/x। तो यहाँ से x डबल डॉट प्लस kx बराबर 0 ही आ जाएगा, यानी कि x डबल डॉट प्लस k/m इंटू x बराबर 0 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है किसी को? सही है सर।
पहले ये बताओ, ये वाली स्क्रीन समझ में आ रही है? यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। अब आप इसको देखो, इसमें क्या है, एम मास लटकाया तो ये कितना खुल गया, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल खुला हुआ था, तभी अचानक से मास को कर दिया आधा। मास को कर दिया आधा। मास आधा करने से क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ को लगने लगा वो आधा ही रह गया। मास जब आधा किया तो ऊपर की तरफ को फोर्स आधा ही रह गया, और वही आधा फोर्स इस पूरे सिलेंडर को ड्राइव करने लगा। ये किसी ने पूछा मुझसे कि रॉड का मास कंसीडर नहीं करेंगे, वही मैं आपसे बोल रहा था। मैं अगर रॉड का मास कंसीडर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए मान के चलेंगे कि रॉड इज लोडेड विद ए मास कैपिटल एम, मींस ये रॉड का सहित मास है कैपिटल एम। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही होगा, और फिर भी अगर कोई गुंजाइश अगर होगी तो मैं देखूंगा, आप लोग भी देखना, मुझे थोड़ा करेक्ट करना अगर कोई गलती कह रहा हूं मैं। ठीक है? ये वाले क्वेश्चन को देखना और इस वाले को देखना, एक ही जैसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कल आप लोगों को लार्ज ऑसिलेशन करवाऊंगा, तो क्लास में जरूर रहना आप लोग। और किसी को यहाँ पे कुछ कहना हो तो मुझसे कह सकता है, बात कर सकता है। सर स्लाइड शो कर दीजिए। सर आपने एक क्वेश्चन दिखाया था, आप उसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे। कौन सा? सर उसमें पहले स्लाइड शो कर देता हूँ, ठीक है? लिख लो जल्दी। एक मिनट बेटा समझा देते हैं, 2 मिनट रुके। जिनको समझ में नहीं आया वो रुके रहे। बस हाँ बेटा, आप बताना क्या कह रहे हो। 29 नंबर नहीं समझ में आया। टॉर्जनल पेंडुलम में क्या है, ट्विस्ट अगर आप फाई डेवलप करेंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो -फाई के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है ना? टॉर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के, ये टॉर्जनल टॉर्क है। टॉर्जनल टॉर्क मतलब जो इसके अंदर ट्विस्ट डेवलप किया है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो है ये। तो टॉर्जनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन ऑफ एंगल ऑफ टॉर्क, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो जैसे k बराबर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, वैसे यहाँ पे टाउ इज प्रोपोर्शनल टू -फाई है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी c को हम बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। टाउ बराबर होता है i अल्फा, तो i फाई डबल डॉट, यहाँ से फाई डबल डॉट प्लस i बाई सी। फाई देखकर हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी √c बाई i और टाइम पीरियड 2 पाई √i बाई सी होगी। ये बेटा ये सॉल्यूशन आप लोग देख लें और उसके बाद मुझे कल करेक्ट करना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग सिस्टम बनाया था सर इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल बनाया था। ये तो सर तब उसमें आंसर होता है आपका ए ऑप्शन तब हो जाता है जब आप एम को डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं तो सर वैसे तो आ ही जाता है ना सर ऑप्शन ए सर। सर कुछ उस ये एक स्प्रिंग सिस्टम में सर तो मास रिड्यूस हो जाता है m/2 में, तो हुक लॉ के लगा लेता है। इसको तो मैं कल ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसको थोड़ा मैं कहने से पहले, क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन ये हो गया है जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि रॉड इज लोडेड विद मास कैपिटल एम, जबकि रॉड की लेंथ भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, मटेरियल दिखा हुआ है, यंग मॉडल्स दिया हुआ है, तो इसमें रॉड का वेट करें नहीं करें। वैसे आपकी बात ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए ऑब्वियस है कि के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, अब आप मास जितना भी लगाओ चलाओ इसको, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो? यस सर, यस। तो वो तो मैं उस हिसाब से मैं कह चुका हूँ पहले कि ये आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ तब ये सडनली रिलीज करने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ अपने आप को, फिर आपको कल बता दूँ। सर एक बार फर्स्ट लाइन दिखा दो। करेक्ट कर दूंगा ये। नहीं सर सेकंड सर 5 भी हो गया सर। ठीक है चलो बेटा कल मिलते हैं। सर 5th स्लाइड शो करना, 5th स्लाइड शो करना सर एक बार देख लो।
थैंक यू सर। सर हेलो सर। हाँ बेटा। सर एच स्लाइड में आपने लास्ट में कुछ बताया था कि किसका ध्यान रखना है, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बता देंगे कि क्या एच में अच्छा ये चीज मैं हाँ कहता सर ये हूँ लास्ट में। हाँ ये स्मॉल h बाई जी आ रहा है, जबकि इसमें रो और सिग्मा का एक्सपेक्ट करते हैं सब बच्चे। इसके ऑप्शंस जो है वो रो और सिग्मा वाले ऑप्शंस एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कोई भी इस पे टिक नहीं करेगा तुक्का मारने वाला। मैं ये कह रहा हूँ जबकि ये सही है। बात समझ रहे हो? मतलब सर जो t इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट h बाय z वाला सही रहेगा? नहीं सही तो सभी है जो इसमें डब्बे बने हुए, सही तो सब है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव सारे बना के दे दूं मैं ऊपर नीचे करके तो आपको ये खराब लगेगा ऑब्जेक्टिव, जबकि ये भी सही है। ओके सर ये नहीं करेगा ना कि ये h बाई जी आए। भाई अगर मैं आपसे कहूँ, आप सोचना, अगर मैं आपसे कहूँ एक सिलेंडर है जो 3 mm नीचे डूब गया है पानी में, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बताओ, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, ये जो ऐसे ऐसे मोशन करेगा इसका टाइम पीरियड बताओ, तो आप निकाल लोगे क्या इस फार्मूले से? इस फार्मूले से निकाल लोगे ना, 3 × 10⁻³ अपॉन g की वैल्यू 9.81। ओके सर निकाल लोगे ना। लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा टॉपिक और ये फार्मूले पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आप यही पूछते रहोगे कि सिग्मा बताओ, रो बताओ, एच बताओ, जबकि इनकी जरूरत ही नहीं है डेटा की। मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके सर ये ऊपर कैंसिल कैसे कर दिया रो को रो? नहीं सिग्मा इक्वल टू रो है तभी कैंसिल होगा। नहीं अभी तो लिखा था सिग्मा एच इज इक्वल टू रो जी था, सिग्मा एच इज इक्वल टू रो एच ये लिखा हुआ है। ओके सर इक्वेशन 1 से लिख लिया सिग्मा एच की जगह रो एच, रो कैंसिल कर दिया। ठीक है ओके सर थैंक यू सर। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।